हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी देश में यदि आमूलचूल परिवर्तन करना है, कोई बड़े परिवर्तन करना है, कोई बड़े बदलाव करना है, तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। और आज भी वही करने का प्रयास किया गया है। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे देश में गुरुकुल परंपरा रही है, लेकिन मध्यकाल और ब्रिटिश काल के दौरान भारत की शिक्षा पद्धति को पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश काल में शिक्षा पद्धति को केवल अपने लिए क्लर्क तैयार करने के उद्देश्य से यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया है। आज़ादी के बाद भी हमने शिक्षा नीति में कोई बड़े बदलाव नहीं किए, बल्कि उसी शिक्षा पद्धति को सुधार के हम जो है तो आगे बढ़ते रहे, लेकिन अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति को हमने कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। और इसी का परिणाम रहा कि हमारे वेद पुराण, जिनमें अथाह ज्ञान भरा हुआ था, उसे विदेशी आए, उसका अध्ययन किया और उस ज्ञान को अपने यहाँ पर ले जाके अंग्रेजी में परिवर्तित करके और अपने नाम से रजिस्टर्ड करा के कई विषयों पर नोबेल प्राइज तक जो है प्राप्त की। भारत में वैसे भी 1986 में अंतिम बार शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए थे। तब से लेकर के अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़े परिवर्तन नहीं हुए थे। तो समय की भी मांग थी कि शिक्षा नीति में परिवर्तन किए जाएं। इसके संदर्भ में 2013 में डीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह जी के द्वारा एक प्रयास किया गया था उच्च शिक्षा में कुछ बदलाव के संदर्भ में। नई शिक्षा नीति में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन उससे मिलते जुलते हमें मिलते हैं। वर्तमान शिक्षा नीति के संदर्भ में हम इसे दो भागों में बांट करके देखेंगे। पहले हम स्कूली शिक्षा की अगर बात करें तो स्कूली शिक्षा पद्धति में इसे अभी तक 10+2 की जो पद्धति थी उसे परिवर्तित करके 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया गया है, जिसमें पहले 3 वर्ष जो है प्री प्राइमरी के रूप में रखे गए, जिसमें
3 वर्ष तक बच्चे को आंगनबाड़ी इत्यादि के माध्यम से खेल खेल में पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उसे जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से खेलों के माध्यम से सिखाया जाएगा और शेष 2 वर्ष उसमें पहली और दूसरी कक्षा को रखा गया है। ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, इसके दौरान बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें किताब के बोझ को कम करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर उद्देश्य है कि किताबों का बोझ कम से कम हो और ज्ञान अधिक से अधिक अर्जित किया जाए। इस प्राइमरी एजुकेशन में बाद के 3 वर्षों में कक्षा 3 से लेकर के 5 तक का प्रावधान किया गया है, जिसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को सरल करके जो है तो पढ़ाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा या स्थानीय भाषा या राजभाषा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्ष जो है वो मिडिल स्टेज के होंगे, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक को जो है तो रखा गया है, जिसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम को कवर करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद जो है लास्ट 4 साल जो है वो लास्ट स्टेज के रूप में कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के रखे गए हैं, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर विषय की गहरी जानकारी बच्चों को दी जाएगी, जिसमें छात्रों को विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिसमें आर्ट, बायोलॉजी, मैथ्स आदि की पढ़ाई की जा सकेगी। यहाँ पर बच्चों के लिए कक्षा 5 तक की पढ़ाई में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा में पढ़ाई की जा सकेगी। अंग्रेजी भाषा अनिवार्य भाषा के रूप में नहीं रहेगी, बल्कि एक विषय के रूप में इसको जो है तो पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग का ज्ञान भी यहाँ पर दिया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग को भी शामिल किया जाएगा, जिससे कि बच्चे आधुनिक प्रतिस्पर्धा में आ सकें। और जिन बच्चों को किसी विशेष क्षेत्र में रुचि है, ऐसे विषय में उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात यदि किसी की रुचि डेयरी में है तो डेयरी में उसे प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए अवसर दिया जा सकता है। किसी के लिए पेंटिंग में रुचि है तो पेंटर के यहाँ इंटर्नशिप का अवसर दिया जा सकता है। जिसे जिस फील्ड में रुचि है उस फील्ड में इंटर्नशिप के लिए अवसर दिया जा सकता है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की जो परीक्षाएं हैं उन्हें सेमेस्टर पद्धति से लिए जाने का यह तो प्रस्ताव इसमें रखा गया है। प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे, दोनों के अंक यहाँ पर जोड़े जाएंगे और दोनों के फाइनल अंक से मार्कशीट तैयार की जाएगी। यहाँ पर इस शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य जो है परीक्षा को आसान बनाते हुए रटने की जगह अभी जो बच्चे रट करके 99%, 99.5% ऐसे जो अंक लाते हैं
उसके स्थान पर अब प्रैक्टिकली जो है ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें बच्चों को बोर्ड परीक्षा में अपनी पसंद की भाषा में उत्तर देने की जो है तो स्वतंत्रता होगी। यहाँ पर परीक्षाओं के अलावा है ना, जो फाइनल मार्कशीट तैयार होगी उसमें शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक ज्ञान को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसमें जो है न केवल परीक्षा बल्कि छात्र स्वयं अपने लिए भी अंक देंगे, शिक्षक भी छात्रों को अंक देंगे और ऐसे छात्रों के सहपाठी भी उनके लिए अंक देंगे और इन सब के आधार पर फाइनल मार्कशीट जो है तो तैयार होगी, जिसमें पूर्ण रूप से प्रैक्टिकली जो है ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि दूसरा जो यहाँ पर भाग है, इसके अंतर्गत हम उच्च शिक्षा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो उच्च शिक्षा में एक तो कट ऑफ के आधार पर एडमिशन होता है, उसे कंटिन्यू रखा जाएगा। उसके अलावा जो बच्चे कट ऑफ के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए या अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाए तो उसके लिए कैट का एग्ज़ाम वह दे सकेंगे, है ना, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम कहते हैं। इसके नंबरों को 12th के नंबरों में जोड़ करके और अच्छे कॉलेजों में प्रवेश लिया जा सकेगा। कई बार किसी कारणवश बच्चे अपनी मेहनत के बावजूद परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं, कोई भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए एक कैट के एग्ज़ाम के माध्यम से वह अपने मनपसंद कॉलेज को ले सकते हैं इस कैट के एग्ज़ाम को क्लियर करके। यहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई में भी काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अभी ये था कि यदि कोई बच्चा कॉलेज में 1 वर्ष या 2 वर्ष में कहीं पर भी पढ़ाई छोड़ता था तो उसकी ग्रेजुएशन का कोई अर्थ नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर उसे सर्टिफिकेट, कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा यदि वह 1 वर्ष की पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ता है। दूसरे वर्ष के अध्ययन के पश्चात यदि वह पढ़ाई छोड़ करके जाता है तो उसे डिप्लोमा कोर्स का जो है तो डिप्लोमा दिया जाएगा, है ना, और यदि 3 वर्ष की पढ़ाई करके वह जाता है तो उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। लेकिन यहीं पर एक और बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि यदि इसी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 4 वर्ष में यदि कोई पूरा करता है, 4 वर्ष के बाद यदि वह जो है तो डिग्री लेता है तो उसे बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी। और यहाँ पर एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर 4 साल की डिग्री के पश्चात ऐसा जो है तो कहना चाहिए कि छात्र केवल 1 वर्ष का एमए करके यहाँ पर पीएचडी कर सकता है। वहीं पर यदि 3 वर्ष के पश्चात केवल बैचलर डिग्री प्राप्त करके कोई छात्र जाता है तो उसे 2 वर्ष का एमए करना होगा। यहाँ पर कॉलेज के छात्रों के लिए ये प्रावधान किया गया है कि वह एक ही विषय में अलग अलग सब्जेक्ट भी ले सकेंगे। यहाँ पर मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था जो है तो की गई है, अर्थात एक साथ कई विषयों में प्रवेश ले सकते हैं और कभी भी किसी भी विषय को छोड़ करके जा सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि जिस विषय को बीच में छोड़ करके जाते हैं तो वह पूर्ण रूप से अस्तित्वहीन हो जाएगा, बल्कि बीच में यदि ऐसे किसी विषय को छोड़ करके जाते हैं तो उसके लिए एक क्रेडिट बैंक रहेगा, जिसमें जो है तो ऐसे छात्र का वर्तमान में जितना उसने अध्ययन किया है, जितना उसने कार्य किया है, उसके अंकों को इस क्रेडिट बैंक में सेव किया जाएगा। और जब फाइनल कोर्स कंप्लीट होगा तब उसके उस क्रेडिट अंक को उसमें जोड़ करके फाइनल जो है तो मार्कशीट उसको तैयार करके दी जाएगी। यहाँ पर यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि उच्च शिक्षण संस्थानों में या स्कूलों में संस्कृत में किसी विषय को पढ़ाया जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है तो स्वीकृति दी गई है। जिस तरीके से अभी इंग्लिश मीडियम से सभी विषयों को पढ़ाया जाता था, वैसे ही अब संस्कृत माध्यम से भी सभी विषयों का अध्ययन किया जा सकेगा। यहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के संदर्भ में भी जो है तो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में संगीत, कला, साहित्य ऐसे जो है विषयों को भी उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल किया जाएगा। वहाँ पर जो है तो इनका अध्ययन किया जा सकेगा। अभी यह शिक्षा नीति लागू करने के लिए पर्याप्त समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए अभी मंजूरी दी है। अभी इस शिक्षा नीति के लिए बाकायदा एक बिल तैयार किया जाएगा। उस बिल के लिए संसद के दोनों सदनों में अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद इसे राज्यों के पास भेजा जाएगा और सभी राज्य अपने अपने राज्यों में इसके आधार पर विधियों का निर्माण करेंगे। तब कहीं जाकर के इस शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा। तो यदि हम संपूर्ण नीति को दृष्टिगत रखते हुए विचार करें तो ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति हम कह सकते हैं। इससे किसी भी भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों पर किसी भाषा को आरोपित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसमें यह प्रयास किया गया है कि सभी नागरिकों की मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ की स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जहाँ पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा हिंदी है वहाँ पर हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, और जहाँ पर मातृभाषा हिंदी नहीं भी है और यदि वहाँ पर भी राज्य सरकारें चाहें तो हिंदी को शिक्षा का माध्यम बना सकती हैं। तो इस प्रकार से इस नई शिक्षा नीति को संपूर्ण देश में जल्द से जल्द लागू किया जाए, संसद के द्वारा इसे कानून बना करके लाया जाए और संपूर्ण देश में इस व्यवस्था को लागू किया जाए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में छात्र लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद, नमस्कार।